बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। गुरूब आफताब का वक्त था। हर तरफ मगरिब की आज़ानों की सदाएं गूंज रही थीं। वो अभी नहाकर निकली थी। मगरिब के वक्त वो खुले बालों को लिए गैलरी पर आ खड़ी हुई। ये जून का महीना था, सख्त गर्मियाँ थीं, हर तरफ हब्स का माहौल था। तभी उसे अपने करीब ठंडक का एहसास हुआ। बाल हवाओं के ज़ेरे असर उड़ रहे थे। वो दोनों हाथों को एक दूसरे में पेवस्त करके फूंके मारने लगी। ठंड जैसे पसलियों में घुस रही थी। उसके कान की लुएं सख्त गर्म हो गईं। उसे उस चीज़ का एहसास होने लगा। तभी ज़ोर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। नादिया ने झांक कर देखा तो उनके घर की तरफ कुत्ता भौंक रहा था। एक तो इतनी ठंड पता नहीं कैसे शुरू हो गई, और ऊपर से ये कमीना। वो कुत्ते को भगाना चाह रही थी मगर कुत्ता मुसलसल भौंक रहा था। भाई, इस कुत्ते को क्या हो गया? वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई। नादिया बीबी, ये जंगल है, ये सब तो होगा ही, अब गुजारा करो। वो खुद से ही गुफ्तगू कर रही थी। ओए कुत्ते मियाँ, यहाँ क्या नज़र आ रहा है? वो थोड़ा ऊपर होकर हाथ हिलाती ज़ोर से बोली। तभी उसे अपने करीब किसी की सरगोशी सुनाई दी। वो यकदम घबरा सी गई। मैं नज़र आ रहा हूँ? उसे अपने पीछे मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो वो खुद में ही सिमट सी गई। नादिया को ये आवाज़ बहुत अजीब लगी। डर दिल में कहीं कुंडलियाँ मार रहा था। उसने थूक निकला और पलटी। उसे वहाँ किसी का साया नज़र आया जो कि गायब हो गया था। ये कौन था और कहाँ गया? वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। इतने में आसिया बेगम की आवाज़ पर वो सोचों से बाहर निकली जो उसके कमरे में थी और मुसलसल उसे बुला रही थी। तुम कहाँ गई थी और ये क्या हालत बनाई हुई है? दुपट्टा कहाँ है? बाल क्यों खोले हैं? तेरे अब्बा को मना भी किया था कि यहाँ घर न लें, शहर ही ठीक है। एक तो जंगल में घर, ऊपर से सामने ही कब्रिस्तान। मुझे तो हर घड़ी खौफ रहता है कि जवान लड़की और ये जंगल, या अल्लाह मैं क्या करूं? वो सर पकड़कर बैठ गई। अरे अम्मा रिलैक्स, कहीं नहीं गई थी, यहीं गैलरी में थी, उसने तहम्मुल से कहा, जबकि आसिया बीबी ने एक झटके से सर उठाया। तू मगरिब के वक्त इस हालत में गैलरी में क्यों गई थी? हाय रे नादिया, मैं तेरा क्या करूं? कब तुझे अक्ल आएगी लड़की? उन्होंने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया। नादिया को भी वो वाक़या याद आया तो वो थोड़ी घबरा सी गई। अपनी अम्मी की हालत देखकर उसने अपने साथ होने वाला वाक़या किसी को नहीं बताया, इसलिए वो खामोश हो गई कि मेरी प्यारी माँ को कहीं कुछ हो ही ना जाए। वैसे भी उसकी माँ बहुत वहमी थी। सुबह नाश्ते की मेज़ पर नादिया ने खामोशी से नाश्ता किया। अम्मा, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, नादिया ने आसिया बेगम से कहा तो वो उसे घूरने लगी। अरे अम्मा, आ जाऊँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। वो उन्हें मुतमईन करके तेज़ी से निकल गई कि कहीं अम्मा रोक ही ना लें, और वो अपने DSLR गले में लटकाए जानवरों की तस्वीरें बनाने निकल पड़ी। उसे वहाँ एक स्याह रंग का बिल्ला नज़र आया जो दर्द से कराह रहा था। नादिया को उसे देखकर अफसोस हुआ। इससे पहले उसकी 2-3 तस्वीरें निकालीं और फिर उसे उठाए घर की जानिब रवाना हो गई। अभी वो घर में दाखिल हुई ही थी कि सामने ही अम्मा लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रखे उसी की मुंतज़िर थीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया और घर में दाखिल हो गई। ओए, ये किस मनहूस का बिल्ला ले आई है? वो उसे टोकते हुए बोली। उन्होंने उसे बुरी तरह घूरा था। अरे अम्मा, इसे चोट लगी है, ठीक हो जाएगा तो वापस जंगल में छोड़ आऊँगी। वो उन्हें तफसील से आगाह करती ऊपर चली गई। या अल्लाह, इस लड़की को हिदायत दे। न जाने क्यों मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं, जैसे ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। नादिया एक खूबसूरत और जवान लड़की थी जिसे देखकर सभी के मुंह से तारीफ़ी कलमात निकलते थे, इसीलिए आसिया बेगम परेशान रहती थीं। ऊपर से उसकी मशकूक हरकतें उन्हें और परेशानी में मुब्तला करती थीं। वो बिल्ले को अपने कमरे में लेकर आ गई और उसका बैंडेज करके उसे सोफ़े पर डाल दिया। वो बस उसे देखे जा रहा था। बिल्ला फ़ौरन उठा और गैलरी पर पहुंचकर उछलने लगा। नादिया ने मुस्कुराकर उसे देखा, दराज से चाबी निकालकर गैलरी का दरवाज़ा खोल दिया। मगर हैरत की बात यह थी कि उसके दरवाज़ा खोलने के बाद वो वहाँ से हटकर
اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں کسی انسان کی طرح تھیں۔ وہ ٹھٹک سی گئی مگر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلا کیا انسان ہوگا، مگر یہ بلا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، کہیں ماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لانچ میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ہاتھوں میں لغزش پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بول رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، چہرے پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھیں مگر وہ تصویریں تھیں بالکل خالی، اس میں کوئی جانور نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس میں اس بلے کی تصویریں نہیں تھیں۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جاہلوں کی طرح بلا کھائے جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ خیر یہ تو ایک فطری بات تھی مگر وہ تصویروں کے معاملے میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے گھر سے نکلی اور جنگل کی طرف چلنے لگی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں کو جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا تھا۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھا تھا جس سے اس نے ایک زور کی دھاڑ نکالی۔ نادیہ سہم کر دور ہٹی تھی اور پلٹ کر بھاگنے لگی۔ بلے کی دھاڑیں تیز سے تیز تر ہو جا رہی تھیں۔ نادیہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے لگا اگر اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بلا اسے نہیں چھوڑے گا، شاید وہ اسے مار ڈالے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، پاؤں دوڑ لگا لگا کر شل ہو چکے تھے۔ یوں لگ رہا تھا اس نے کسی ریس میں حصہ لیا ہو، اگر وہ رکی تو ضرور ہار جائے گی۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس بحال کیا اور دروازے کی چوکھٹ پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا اسی لیے نادیہ کے ابو گھر پر ہی تھے۔ وہ لانچ میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے کہ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے اپنا سر اخبار سے نکالا۔ نادیہ کو گرا پڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ نمی میری جان، وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے، اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے۔ آسیہ بیگم کی چیخو پکار سن کر آسیہ بیگم کی چیخو پکار بھی شروع ہو گئی تھی۔ سامنے نادیہ کو بے سدھ دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ نادیہ میری بچی کیا ہوا؟ وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے گال تھپ تھپانے لگیں۔ شریف کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے، ہماری بچی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اپنی بیوی کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے۔ حالانکہ وہ ان کی اکلوتی لخت جگر تھی اور وہ اسے یوں دیکھ کر خود بھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ زیادہ مسئلے کی بات نہیں، بس شاید تھکن کی وجہ سے بچی بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے اسے سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی سو رہی ہے، تھوڑی دیر میں ہی اسے ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر چلے گئے تو وہ بھی دوائیں لینے چلے گئے۔ وہ تھوڑا اٹھی، اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اپنے اوپر اسی بلے کو جھکا پا کر وہ چیخ کر اٹھی۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ کالی بلا اس کے اوپر کیا کر رہی تھی؟ اب یہ بلا اسے کسی آفت کی طرح لگ رہا تھا۔ اس بلے کو تو وہ جنگل میں واپس چھوڑ کر آئی تھی، پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اتنی دیر میں اذانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ نادیہ نے سامنے وال کلاک پر دیکھا تو وہاں مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، وہ ہمیشہ مغرب کے وقت ہی دکھائی دیتا ہے، اگر یہ بلا کوئی اور ہو تو ضرور اپنا سب کچھ بدلے گا، اس نے سوچا اور پھر کمبل ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پاؤں میں چپل پہنا، گیلری کا دروازہ دھکیلا اور باہر آ گئی۔ وہ سامنے دیکھنے لگی، کتا آج بھی بھونک رہا تھا۔ آج اسے کتے کے بھونکنے کا مفہوم سمجھ آیا۔ اچانک اس کے جسم میں ٹھنڈ طاری ہونے لگی۔ اسے اپنے قریب پھر کسی کا احساس ہوا تو وہ بغیر دیر کیے پلٹی۔ سامنے وہ بلا بیٹھا تھا۔ آج اس کا وہی روپ تھا جو اس دن تھا، سرخ ہوتی آنکھیں، خون سے لت پت منہ اور نوکیلے ناخنوں پر بھی خون میں عجیب سی مہک، شاید وہ کسی انسان کا خون تھا۔ تبھی نادیہ کی نظر سامنے شیشے پر پڑی۔ وہ ہکا بکا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی کیونکہ اس کے چہرے پر کسی چیز کو مارنے کے نشان تھے اور یہ خون نادیہ ہی کا تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بمشکل بولی۔ بلے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانتی ہوں تم بلے نہیں ہو۔ وہ چیختی ہوئی اٹھی اور بلا گردن جھکا گیا۔
यकदम वहाँ धुंध सी होने लगी। निम्रा ने चेहरे के सामने दोनों हाथों को रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो धुंध हटती गई। जब उसने देखा तो उसके औसान खता हो गए। बहुत ही ख़तरनाक हद तक खौफनाक शख्स था और वो शायद उसी कब्रिस्तान का था। उसका चेहरा अजीब सा था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत था, मगर तुम जैसी ही खूबसूरत लड़की ने मुझे धोखा दे दिया था। वो उसके करीब आया तो नादिया उससे 2 कदम पीछे हटी और रेलिंग से जा लगी। तो फिर वो हकलाई। तो फिर ये कि अब तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अगर किसी ने तुम पर नज़र डाली तो उसे भी ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें भी। वो सरगोशी वाले अंदाज में बोला और उसका गाल थपथपाया। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो मिन्नत करते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे, तुम मुझे पसंद आ गई हो। जो भी मुझे पसंद आ जाता है मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी आवाज़ भी उसी की तरह खौफनाक थी। नादिया को अपने हाथ पांव ठंडे पड़ते महसूस हुए। उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लीं। अगले ही पल वो जिन उसके अंदर घुस गया था। नादिया की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी हालत क्यों बदल रही है। उसने अपने बाल पोनी से आज़ाद कर दिए और आगे कर लिए। उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं, मगर अब वो किसी की आहट पर बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई। बेटा ये खाना खा लो। उन्होंने खाने की ट्रे उसकी जानिब बढ़ाई। उसने धाड़ते हुए फेंक दी। दफ़ा हो जा यहाँ से बुढ़िया। वो दाढ़ा था और आसिया बेगम तो जैसे हैरत के समुंदर में गोता जन हो गई। ये क्या कह रही हो नादिया? उन्होंने हैरत से कहा। मैंने कहा दफ़ा हो जा, नहीं तो मैं उसको नुकसान पहुंचा दूंगा। वो घुर्राया था। आसिया बेगम को कुछ गड़बड़ सी लगी। वो भागती हुई कमरे से निकल गई। लॉन्च में आकर टेलीफोन पर किसी का नंबर डायल करने लगी। वो शरीफ साहब को बुला रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वो आ गए। क्या हुआ बेगम? वो परेशानी से बोले। शरीफ साहब, मुझे नादिया ठीक नहीं लग रही, आप मेरे साथ चलें। वो घबराती हुई आईं और उन्हें खींचते हुए बोली, ये देखो। उन्होंने सामने देखा तो सब कुछ ठीक था। नादिया सुकून से सो रही थी और आसिया बेगम की आंखें हैरत से फैल गईं। यहाँ तो कुछ नहीं है बेगम, वो हैरत से बोले। मेरा यकीन करें शरीफ साहब, वो अभी ठीक नहीं थी। वो रोते हुए बोली, बेगम आपको वहम होगा, लगता है नादिया की कुछ ज़्यादा ही फ़िक्र है। वो उन्हें दिलासा देते हुए बाहर निकले। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अच्छा आप ऐसा करें, किसी मौलवी को बुलवा लें, बस मेरा वहम दूर कर दें। वो हल पेश करती हुई बोली तो उन्हें भी यही ठीक लगा। ठीक है बेगम, अभी आप सो जाएं, हम सुबह देखते हैं। वो समझ तो चुके थे कि कोई गड़बड़ ज़रूर है, इसीलिए वो सुबह सवेरे ही अपने जानने वाले मौलवी साहब को लेकर आ गए। उन्हें वो पूरे घर में घुमा रहे थे। मौलवी साहब बोले, यहाँ कोई गैर मखलूक है। मौलवी जी, तभी तो आपको लेकर आया हूँ, प्लीज़ आप उसे यहाँ से दूर ले जाइए। वो मिन्नत करते हुए बोले। उन्होंने एक पत्तों की लड़ी पर कुछ पढ़ा और शरीफ साहब की जानिब बढ़ाकर बोले, ये यहाँ दरवाजे के बीच में बांध दो, इससे वो मखलूक बाहर नहीं जाएगी। वो संजीदगी से बोलकर अंदर की तरफ बढ़ गए। शरीफ साहब ने उनके कहने के मुताबिक वो बांधी। कहाँ है तुम्हारी बेटी? ऊपर कमरे में। सुबह में कमरे से अजीब आवाज़ें आ रही थीं, इसीलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कहाँ है उसका कमरा? वो तस्बीह के दाने गिराते हुए बोले। आए मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं तो मुझे बता दो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं। वो हाथ के इशारे से उन्हें रोकते हुए बोले। मौलवी साहब को देखते ही नादिया बिखर गई। ओए मौलवी, तू यहाँ क्या कर रहा है? चला जा, नहीं तो मैं तुझसे यहाँ कूद जाऊँगा और ये लड़की मर जाएगी। वो अपनी मर्दाना आवाज़ में बोला। मौलवी साहब ने आंखें बंद करके किसी चीज़ का फिट किया। उन्होंने एक मिट्टी की प्याली से मिट्टी निकाली और हथेली पर रखकर फूंक मारी। इतनी सी मिट्टी, उस आग के वजूद को इतनी सी मिट्टी भी गवारा नहीं थी। वो चीखने लगा, आप लोग जल्दी से रस्सी का बंदोबस्त करें। उन्होंने हिदायत दी और दोबारा आंखें बंद कर लीं। उनके लब फड़फड़ा रहे थे और मिट्टी उसी जानिब फेंक रहे थे। वो कराह कर ज़मीन बोस हो गया था। तब तक शरीफ साहब रस्सी ले आए। उन्होंने उठाकर अपनी बेटी को बेड पर लटाया, उसके हाथ पांव बांध दिए। वो नहीं करना चाहते थे, मगर उन्हें अपनी बेटी की जान अजीज़ थी। वो मज़ाहमत कर रहा था, मगर कामयाब नहीं हो पाया। छोड़ मुझे, नहीं तो ज़िंदा नहीं बचेगा।
وہ اپنی پوری جان لگا رہا تھا، مگر مولوی صاحب نے گھیرا لگا دیا۔ بیڈ کے ارد گرد وہ رسی کھول بھی لیتا تو اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اچانک اس کے خطرناک آثار نرم پڑ گئے۔ نادیہ کے رونے کی آواز ابھری۔ امی مجھے کھولے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ میری بچی، وہ بھی ایک ماں ہی تھی۔ بیٹی کی تڑپ سن کر آسیہ بیگم نے اس کی رسیاں کھول دیں۔ وہ ماں کی آغوش میں چھپ کر سسک پڑی۔ شریف صاحب بھی نم آنکھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ کافی سہم گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد اب وہ بالوں کو کھلا نہیں چھوڑتی۔ مغرب کے وقت وہ گیلری میں بھی نہیں جاتی، بلکہ مغرب کے وقت اپنے امی ابو کے کمرے میں رہتی تھی، کیونکہ اس کی چھوٹی سی غلطی نے اسے بہت خطرناک مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اب وہ تھوڑی تھوڑی سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے یہ گھر بھی چھوڑ دیا اور زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔